नमस्कार। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेदी पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिनकी कहानियाँ पढ़ के सुन के हम बड़े हुए हैं। इनकी कहानी है रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और जबकि मैं बिहार से हूँ और उनकी आज जयंती है तो बनता है। और बिल्कुल वो तो मेरा मायका है, सिमरिया अररिया, बिहार से हैं वो। तो मुझे फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ना जाने के ही भेष में जब मैं पढ़ रही थी, हमारे कोर्स की किताबों में भी ये कहानियाँ थी, तो मैं आपको सुनाती हूँ। और ये कहानी इसलिए भी पसंद है कि मैंने बहुत देखा है लोग राशि फलों पे विश्वास करते हैं, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार काम करते हैं कि मतलब यहाँ तक है कि हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है कि दायां पैर कब उठाना है और बायां पैर कब उठाना है, इतना हद तक विश्वास करते हैं। तो ना जाने के ही वेश में ये बहुत ही करारा व्यंग है, समाज पे भी और स्वयं पे भी, और जो करते हैं उनके लिए भी। उस दिन अखबार में अपने दैनिक राशि फल में देखा, आदि से अंत तक हर जगह शुभ और लाभ लिखा हुआ था। यात्रा शुभ, अमृत योग, धनागम, राज्य सम्मान तथा मित्र लाभ। पता नहीं 4 दिन के बाद राशि फल में कौन सा फल हो, इसलिए जहाँ 4 दिन के बाद जाना है वहाँ आज ही चल देना लाभदायक समझा और बोरिया बिस्तरा लपेट कर निकल पड़ा। ट्रेन में बैठते ही राशिफल के सभी लुभावने फल मेरी आंखों के आगे आकर लटक गए। यह यात्रा शुभ, धनागम, राज्य सम्मान तथा मित्र लाभ रह रहकर मन में गुदगुदी लगने लगी। लगा पॉकेट में पड़े दुबले पतले पर्स में पैसे खुद ब खुद दुगने हो रहे हैं। सामने बैठे खादीदारी सज्जन किसी मिनिस्टर के निकट संबंधी से लगने लगे और हर स्टेशन पे कंपार्टमेंट में हड़बड़ा कर घुसते हुए व्यक्तियों के चेहरों पर मित्रता के लक्षण दिखने लगे। किंतु 1.5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, यानी कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फला। मन को भरोसा दिया अभी तो 10-11 घंटे बाकी हैं। जब योग इतना जोरदार है तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल अवश्य लगेगा, फलेगा। कुछ ही देर बाद गाड़ी कटिहार जंक्शन पहुंची, जहां चारों ओर की गाड़ियां आती है जाती है। धड़कते हुए दिल से हर तरफ निगाह दौड़ाने लगा। दोनों ओर की खिड़कियों को खोल दिया ताकि धन या सम्मान या मित्र के आगमन में कोई बाधा न पहुंचे। पर 10-15 मिनट यूं ही यानी निष्फल ही निकल गए। जब गाड़ी खुलने का समय हुआ तो जी छोटा होने लगा। इतने में खिड़की से झांकता हुआ एक अपरिचित मुखड़ा मुझे देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। पान से लबालब भरे मुंह से आहा शब्द पान की पीक के साथ अनायास ही छलक पड़ा और चलती हुई गाड़ी में दौड़कर फुर्ती से वे चढ़ गए। डब्बे में घुसते ही दोनों भुजाओं को पसार कर बोले, अहो भाग्य, कहिए कुशल क्षेम ठीक है ना? आह धन्य हैं। टाट की झोली को ऊपर वाले बर्थ पर रखकर वे मेरे पास आकर बैठ गए और पुनः पुनः अपने आप को पुलकित होने लगे। प्रसन्न तो हैं ना? कहिए इधर नया क्या क्या लिखा? कल ही आपके बारे में, कल क्यों, आज ही सुबह कचनार जी से आपके बारे में घंटों बातें हो रही थी और संयोग देखिए आपके दर्शन। जा को जा पर सत्य स्नेह, सोते ही मिला ही न कछो संदेह। पान खाते हैं ना? कहकर उन्होंने अपनी झोली उतारी। यह उनकी झोली पर एक प्रसिद्ध आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड की बलवर्धक औषधि का नाम ट्रेडमार्क सहित अंकित था, किंतु अंदर रंगीन लुंगी, सफ़ेद पायजामा और गंदे तौलिए में लिपटा पान का डब्बा था। यूँ उनका पान का डब्बा भी FR मेंटल का डब्बा था और जर्दे की डब्बी विटामिन B की गोलियों की शीशी थी। वह पान लगाने लगे और मैं उन्हें और उनके कचनार जी को याद करने की असफल चेष्टा करता रहा। नहीं, इससे पहले ना कभी इसके दर्शन हुए और ना कभी कचनार जी का नाम सुना। मुझे राशिफल की बात याद आई। ना जाने के ही बेस में नारायण अर्थात मित्र लाभ हो जाए, इसलिए चुप रहा। मुझे पान देते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि आपने कोई महाकाव्य लिखना शुरू किया है, क्या नाम है? आए शुरू नहीं किया, देखिए देर मत कीजिए। वह मुंह में पान डालकर, जर्दा फाँक कर और चूना चाट कर जुगाली करने लगे।
तो मुझे फिर थोड़ा सा अवसर मिला। मैंने लक्ष्य किया कंपार्टमेंट के अन्य यात्रियों पर भी उनके आगमन व संभाषण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। बंगाली माई जी और उसके कत्ता उनकी और बार बार एक साथ देखते थे और उनकी बेटी रह रह के हंस पड़ती थी। ऊपर के बर्थ पर लेटे हुए सज्जन लगातार सिगरेट फूंकने लगे हैं। सामने बैठे मौलवी साहब की आंखें गोल हो गई है। वह खिड़की से बाहर पीक थूकने लगे तो मैंने समझ लिया अब फिर कचनार जी की कोई बात उन्हें याद आई होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, जानते हैं? और उत्तर की प्रतीक्षा में होठों पर लाल मुस्कुराहट बिछाकर मेरी ओर देखने लगे। मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि मैं क्या जानता और क्या नहीं जानता हूँ। मुंह से निकला, जी नहीं। बोले, कचनार जी ने एक लघु उपन्यास लिखा है, जानिएगा कैसे? कल ही नहीं 3 दिन पहले लिखकर समाप्त किया है, 2 ही रातों में। नाम क्या रखा है जानते हैं? सुनिएगा, नाम रखा है अबोली। है ना? बढ़िया नाम। मैंने गर्दन हिलाकर छोटा सा कहा कि अदे तरफ उठे। आपको पसंद आया नाम? सचमुच रहिए, मैं आज ही उनको लिख देता हूँ। और उपन्यास की प्लॉटिंग जानते हैं, एकदम अनूठी। समझ लीजिए कि एक ऐसी लड़की है तो कुछ बोलती नहीं, एक शब्द भी नहीं, फिर भी सब कुछ बोलती है। मगर ठहरिए, मैं इत्मीनान से आपको कहानी की प्लॉटिंग और कॉम्प्लेक्स सुनाऊंगा। जरा अगले स्टेशन पर एक आदमी को देखना है। मैंने साहस बटोर कर कहा, आप कहाँ तक चल रहे हैं? बोले, जाना तो भागलपुर, मगर अब आप मिल गए हैं तो पटना ही चला जाऊंगा। ऐसा मौका बार बार थोड़ा हाथ आता है किसी के। यही तो नदी नाव का संयोग समझिए। बात को अधूरी रख वह मौलवी साहब की किसी परेशानी को दूर करने लगे। मौलवी साहब जानना चाहते थे कि यह गाड़ी मुजफ्फरपुर होकर जाएगी या नहीं। नहीं, आपको बरौनी उतरना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने बड़ी चतुराई से जान लिया कि किस यात्री को कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हैं। फिर रेलवे स्टेशन पर सूचना देने वाले लाउड स्पीकर की तरह यानी उसी तर्ज पर बजने लगे, मुंगेर जाने वाले यात्रियों को मानसी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। जो लोग समस्तीपुर जा रहे हैं उन्हें मेल से जाना चाहिए। छपरा स्टेशन पर गाड़ी 15 मिनट रुकती है। यह गाड़ी कल ठीक 2 बजे बनारस कैंट स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इस व्यक्ति की घुलन शक्ति को देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे ही आदमी को शायद टमाटर टाइप का व्यक्ति कहते हैं। आलू, मटर, सेम, गोभी, मछली, मांस, जिसमें जी चाहे मिला दो, रंग और स्वाद दोनों चोखा। मैं जानता था कि सूचना समाप्ति के बाद इन्हें फिर कचनार जी तथा उसकी अबोली की याद आएगी और तब इत्मीनान से मुझे कहानी का प्लॉटिंग कि अगला स्टेशन आया और वे खिड़की से गर्दन निकाल कर एक आदमी को ढूंढने लगे। गाड़ी खुली तो बोले नहीं आया, अब भागा है। सोचा था मिल जाएगा तो आपसे मिला दूंगा। चलिए। वे बर्थ पर अब अर्धासन लगा कर यानी एक पैर को मोड़कर दूसरे को लटका कर बैठ गए। फिर धोती को घुटने तक सरकाकर जांघ पर इस तरह से उंगलियां फेरने लगे मानो सितार के तार मिला रहे हों। मैंने समझ लिया अब इनको इत्मीनान हो गया है। किंतु उनकी इस हरकत को देखकर बंगाली माई जी ने अपने पुत्री से कुछ कहा और वह मुंह फेर के बैठ गई। माई जी के कत्ता ने भद्र या भद्र, सभ्य या असभ्य किसी शब्द का उच्चारण करके मुंह को संकुचित किया। ऊपर बर्थ पर लेटे सज्जन ने सिगरेट सुखलाते हुए कहा, टेरिबल। तब उनको हठात किसी बात की याद आई। सामने बैठे हुए मौलवी साहब ने पूछा, आप लोग इन्हें नहीं पहचानते? इनसे परिचित नहीं कहकर उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। मौलवी साहब ने तस्वीर की उंगलियां फेरते हुए नकारात्मक ढंग से गर्दन हिलाई। तो इन्होंने बंगाली बाबूजी से भी यही सवाल और हर बार एक ही जवाब सुनकर उनके चेहरे पर अचरज की रोशनी और कंठनली में ताज्जुब भरी आवाज़ बढ़ती गई। जब ऊपर बर्थ वाले सज्जन ने भी नहीं कह दिया तो उनके मुंह से एक चीख सी निकल पड़ी, हद है, हद है। मैं उन्हें कचनार जी की अबोली की याद दिलाकर अपनी ओर मुखातिब करना चाहता था, किंतु उनके सिर पर तो अचरज और दुख का पहाड़ गिर चुका था। बोले, हद है यानी आप लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आपके साथ कितना बड़ा कवि यात्रा कर रहा है। धन्य है आप लोग और धन्य है हमारा यह भारत देश। इस बार उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, आप क्यों नाहक इस तरह परेशान? नाहक परेशान? उन्होंने कहा, अरे इतने बड़े कवि के साथ लोग बगैर जान पहचान के मुफ्त सफर करे और आप
बंगालिन माई जी इनके कत्ता महाशय ने कुढ़ कर कहा, आपका बड़ा कॉपी को जामा पर नाम प्लेट लिख के टंगाए लेने को बोलिए ना। किंतु मौलवी साहब ने शराफत से पूछा, इनकी तारीफ? अजी साहब, तारीफ तो इनकी कविता सुनने के बाद आप खुद कीजिएगा। नाम लीजिए, पहचान लीजिए, देख लीजिए साहब, आप ही हैं प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरननी जी परिपालन के लेखक। यहाँ पर मैंने अपने तथा अपनी किताब के बिगड़े हुए नामों को सुधारने की चेष्टा की। जी निर्झरनी नहीं, मेरा नाम निर्झर है और किताब का नाम है परिप्लावन। उन्होंने मुझे बीच में से ही काटते हुए कहा, एक ही बात है, आप कृपया चुप रहिए। तो सुनिए साहब, इनकी कविता सुनिएगा तो आपका हृदय विगलित हो जाएगा, इनकी किताब पढ़िएगा तो आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा, समझे। बंगाली माई जी बोली, तबे था बाबा, काज ने कार्यक्रम कविता सुनबे। किंतु डेली पैसेंजरी करने वाले यात्री, 2-4 स्टेशन तक खड़े खड़े सफ़र करने वाले नौजवानों ने फरमाइश शुरू कर दी, तो हो जाए एक आध कविता, हम अपना हृदय विगलित करवाने को सहर्ष तैयार हैं। ऊपर वाले बर्थ पर सोए हुए सज्जन दक्षिण भारतीय थे, अतः उन्होंने मुझसे मेरी किताब के नाम का मतलब अंग्रेजी में पूछा और यही बात एक झटके से दूसरी ओर मुड़ गई। मेरे मेहरबान ने घनघोर विरोध के स्वर में कहा, आप भी साहब खूब हैं, यह अपमान। मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही कंपार्टमेंट में भाषा और प्रांत और जाति और सभ्यता तथा संस्कृति के नाम पर एक खंड युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यदि बंगाली माई जी बीच में नहीं पड़ती तो अंततः किसी का सिर अखंड नहीं बचता। उन्होंने अपने कत्ता महोदय को समझाया, मिछे मिछे झगड़ा करे की लाभ, तुम ही चुप थाको। फिर मेरे मित्र से बोली, बाबा जितना भाषा है सो भालो भाषा है, असल चीज है भाली भाषा। लड़ाई झगड़ा करने से मेरे मित्र महोदय शायद भालो भाषा का मतलब समझते थे, इसलिए तुरंत ठंडा हो गए और उनकी बोली बदल गई। माता जी हामी भालो भाषा का खूब माने, खूब भालो बुझी। बांग्ला भाषा मधु से भी जास्ती मिष्टी अच्छी है, किंतु गाड़ी एक दूसरे स्टेशन पर आकर लगी और बंगाली माई जी अपने कत्ता और पुत्री के साथ उतर गई। एक कंपार्टमेंटे थाका निरापद नए डब्बे में नए यात्री आए और मेरे मित्र उन्हें मेरी ओर दिखलाकर, आप पहचानते हैं? नहीं, पहचान लीजिए, आप ही हैं। मैंने उन्हें बुलाकर नाराज होते हुए कहा, आपने यह क्या शुरू कर दिया है? उन्होंने हाथ जोड़कर नग्नतापूर्वक कहा, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, आपकी नहीं, अपने साहित्य की सेवा। उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, मैं अपने कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, आपकी नहीं, अपने साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। आप कृपया चुप रहें, अच्छा भोजन कीजिएगा तो यहाँ भोजन बढ़िया देता है। मैं मना करता रहा, वह लपक कर गए और 2 थाल का ऑर्डर दे आए। भोजन करते समय उन्हें फिर कचनार जी की याद आई। मुँह का कौर चबाते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि परिपालन का यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाए तुरंत नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो क्यों नहीं करवा लेते हैं? अब तो स्वदेशी नोबेल प्राइज़ भी मिलने लगा है लोगों को। जब मेरा बिल लेकर आए तो वह पान लाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चले गए। थोड़ी देर बाद साथ में एक कंडक्टर, गार्ड और पैसेंजर साहब को लेकर लौटे और दरवाजे के पास से ही मेरी ओर उंगली दिखाकर कहने लगे, देखिए कोई कह सकता है यही परिपालन के प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरनी जी हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर किसी शायर ने कहा होगा, इस सादगी पर कौन न मर जाए, खुदा है कि नहीं। हालांकि सांझ के 7:30 ही बजे थे, किंतु इनसे पिंड छुड़ाने का मुझे एक भी उपाय नहीं सूझा। मैं लंबी तान कर सो गया। अब वे कंपार्टमेंट के हर व्यक्ति को जोर से खांसने और हंसने और बोलने से मना करने लगे। शी जोर से मत बोलिए, जानते नहीं है कोई कौन सोए हैं? नहीं मालूम? अजी यही है। मेरे जी में अब बार बार एक ही विचार जोर पकड़ने लगा, उठकर इन्हें अंग्रेजी में अच्छी तरह डांट कर झगड़ा मोल ले लूँ। किंतु तुरंत ख्याल हुआ, तब चुप रहने के बदले हर स्टेशन पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर भीड़ जमा करने लगेंगे। आखिर गलत परिचय और झूठी तारीफ करते करते जब वह थक गए तो ऊपर वाले बर्थ पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। मौलवी साहब ने अपने लड़के को हिदायत दी, मियाँ जूते सिराने रखकर सो। जब मेरे मित्र की नाक बजने लगी तो मैं उठ बैठा। बंगाली माई जी ने मुझे एक प्रेरणा मिली थी। तय किया कि बरौनी जंक्शन पर स्टेशन पर चुपके से उतर जाऊंगा और फिर सुबह किसी गाड़ी से पटना। गाड़ी बरौनी पहुंची। उन दिनों राजेंद्र पुल नहीं बना था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर और बैग लेकर गाड़ी से उतर पड़ा। उतरते समय मेरा कलेजा धड़क रहा था, यदि इनकी नींद टूट गई तो खैर नहीं।
जब गाड़ी चल पड़ी तो मेरी अवस्था सहज हुई। वेटिंग रूम में एक कोने में बिस्तर बिछा कर लेटा तो महसूस किया अब जाकर दिल और दिमाग सही सही काम कर रहे हैं। कोई मधुर मनोहर सा सपना देख रहा था कि किसी ने झकझोर कर मुझे जगा दिया। आंखें खोलकर देखा तो सुबह की सुनहली धूप के साथ तांबुल रंजित दंत पंक्तियों से छन कराती हुई मेरे मित्र की मुस्कुराहट चारों ओर बिछी हुई है। मैं आंखें मलने लगा, शायद सपना हो, मगर फिर आंखों को खोल कर देखा, नहीं सपना नहीं, यही वही अपना। वे ठठाकर हंस पड़े। आप भी खूब है। परौनी को सोनपुर समझ कर उतर गए, है ना? उधर सोनपुर में मेरी आंखें खुली तो मद्रासी ने कहा आपका ग्रेड पॉइंट तो उधर में ही उतर गया, सो लौटती गाड़ी से आ गया, कहीं आपको कोई कष्ट ना। मैं हड़बड़ा कर उठा, बिस्तर समेट के बगल में दबाया और वेटिंग रूम के बाहर भागा। सामने खड़ी गाड़ी सीटी देकर खुल चुकी थी। जो डब्बा सामने मिला उसी में सवार हो गया, किंतु मेरे मित्र चलती गाड़ी पर सवार होने में मुझसे ज़्यादा माहिर थे। वे बोले मगर यह गाड़ी तो उधर जा ही नहीं रही है जिधर से हम आए। मैंने उड़ कर कहा जी हाँ, उधर ही जाना है। वाह, क्या पटना नहीं जाइएगा? मैं समझ गया कवियों के मूड का क्या ठिकाना। जब जिधर जी चाह चल दिए, है ना? मैंने कहा जी हाँ, मगर आप तो महाकवि मालूम पड़ते हैं। वह दांत निपोड़ कर बोले आखिर एक दिन और एक रात के बाद ही सही आपने मुझे सही सही पहचाना तो। यदि महाकाव्य लिखने वाले को महाकवि कहते हैं तो मैंने हाल में ही एक महाकाव्य लिखकर समाप्त किया है। मैं अबाक होकर उसकी ओर देखने लगा तो वे तनिक दुख और नाराजगी जाहिर करते हुए रुआसी आवाज में बोले मैं कल से ही आपकी प्रशंसा करता रहा, सभी अपरिचितों को आपका परिचय देता रहा, किंतु आपने एक बार भी मुझसे मेरा परिचय तक नहीं पूछा। टाट की झोली से उन्होंने अपनी एक मोटी कॉपी निकाली। यह रहा मेरा महाकाव्य। यूँ इसे कचनार जी को समर्पित करना चाहता था, किंतु वह तो उपन्यास लेखक है, सो भी लघु उपन्यास लेखक। अब आप मिल गए हैं तो यह आपके ही कर कमलों में सादर। मैंने कॉपी अर्थात उसके महाकाव्य को हाथ में लेकर देखा। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था गुनगुनायन एक बेतुकांत महाकाव्य रचिता श्री भैरव प्रसाद भौरा। उन्होंने मेरे हाथ से कॉपी लेकर मौखिक भूमिका शुरू कर दी। यूँ देखने में यह बेतुकांत छंदबद्ध रचना सी लगती है, एक सर्वथा नवीन प्रयोग की हर शब्द पर यानी हर अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया है, किंतु काव्य और छंद गुनगुनाने के लिए इससे बढ़िया टटका प्रयोग क्या हो सकता था। सुनिए, हर कली में सो रहा है भौरे का मधुर गान, आज मैं जगा रहा हूँ दुपद गान गुप्त गान, गुनगुनयान मधुर मधुर, अगर मेरे गीत सुनो समर को हो जाओ तैयार देश के जवान। मैंने देखा महाकवि भौरा के मित्रों का दायरा काफ़ी लंबा चौड़ा है। टिकट कलेक्टर से लेकर डाइनिंग कार के बहरे बावर्ची तक उनकी कविता के प्रेमी है। अगला स्टेशन आते आते एक रनिंग कवि गोष्ठी जम गई और रास्ते भर उसके गुनगुनायन का सानुसिक पाठ श्रवण करता हुआ जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। लेकिन यह कैसे कहूँ कि इस यात्रा में मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। ना जाने के ही भेष में ईश्वर मिल जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप अगर अच्छी लगी तो आप अगर और सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद आपका।